शहर में एक अमीर और एक गरीब सहेलियों की एक साथ शादी हो रही थी। जहां गरीब सहेली की एक मिडिल क्लास में शादी होती है, तो वहीं अमीर सहेली की बड़े घर में इस बात से गरीब सहेली को गुस्सा था। अब अगले दिन सवेरे जब उनकी पहली रसोई होती है। आज तो सिमरन की भी पहली रसोई। एक काम करती हूँ, फोन करके पूछती हूँ क्या बना रही है। अरे दिव्या, तूने इतनी सुबह सुबह फोन किया, सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। वो आज हम दोनों की पहली रसोई है तो सोचा तुझसे पूछ लूँ तू क्या बना रही है। माँ जी ने बोला है बस सब्जी पुलाव और खीर बना लो, घर में ज्यादा लोग नहीं है ना, तो मैं वही बना रही हूँ। अरे कम लोग हैं तो क्या, आज हमारी पहली रसोई है, हम अपनी पहली रसोई में कुछ अच्छा तो बना ही सकते हैं। इसीलिए मैं तो अपनी पहली रसोई में पुलाव, पराठे, पूरी, पनीर, छोले, मिक्स वेज और रायता बना रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैं रखती हूँ। दोनों सहेलियां फोन रख देती हैं और अपने काम पर चली जाती है। गरीब सहेली अपनी सास के पास जाती है और पहली रसोई के खाने की लिस्ट देती है। बहू, घर में हम सिर्फ 4 लोग हैं, 4 लोग के हिसाब से ये खाना तो बहुत ज्यादा है, कुछ ज्यादा नहीं है। और जब मेरी दोस्त 4 लोगों में 4 तरह के आइटम बना सकती है, तो क्या मैं 5-6 आइटम नहीं बना सकती? वहाँ बनाने दो ना, अगर भाभी का मन है तो। ठीक है बहू। अपनी सास के यहाँ करने के बाद वो अपनी अमीर सहेली को दिखाने के लिए काफी सारा खाना बनाती है, पर उसकी अमीर सहेली को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मोहल्ले में कुछ डिजाइनर चीजें बेचने वाला आता है। तो बहू, विंडो के लिए और डोर के लिए ये वाले पर्दे अच्छे हैं ना? माँ देखो ना, ये मूर्ति और कछुए कितने प्यारे लग रहे हैं, ये भी ले लो। अच्छा ठीक है, ले ले बहू, जरा सूरत से पैसे तो लेकर आना। अपनी अमीर सहेली को सामान लेता देख गरीब सहेली उसे दिखाने के लिए अपनी सास से कहती है, माँ जी आप इतनी देर से पर्दे देख रही हो, अपने घर के सारे पर्दे कितने पुराने हो गए, एक पर्दा आप भी ले लीजिए। देखिए आशा आंटी ने कितना सारा सामान लिया है। बहू, आशा को जरूरत थी इसलिए लिया, पर हमारे घर में तो पहले से ही रखे हुए पर्दे, हम क्या करेंगे लेकर? माँ जी ये सारे पर्दे पुराने हो गए हैं। बहू पर्दे ही तो हैं, मैं फिर कभी ले लूंगी। वैसे भी इंसान को उतना ही पैर फैलाना चाहिए जितनी उनकी चादर हो। अपनी सास को सबके सामने ऐसे मना करने के बाद बहू गुस्से में वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद एक दिन जब वो बाहर अपनी बालकनी में खड़ी होती है, तो उसकी नजर अपनी सहेली और उसके पति पर जाती है। वो सामान गाड़ी में रख रहे होते हैं, तभी वो उनको आवाज देती है, सिमरन, अभी तो शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ है, तुम क्या अभी से ही अपने पति के साथ घर छोड़कर जा रही हो? अरे नहीं दिव्या, हम घर छोड़कर नहीं जा रहे हैं, बल्कि हनीमून पर जा रहे हैं, वो भी 1 हफ्ते के लिए। इतना बोलकर वो दोनों गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। जिसके बाद गरीब बहू अंदर आकर अपने पति से कहती है, अपने पड़ोसन से कुछ सीखो, 1 महीना हुआ नहीं कि दोनों पति पत्नी हनीमून के लिए जा रहे हैं, और आप मुझे आज तक घर से बाहर भी नहीं लेकर गए। अरे शहर से बाहर ना सही, कम से कम शहर ही घुमा दो। दिव्या, तुम क्यों अपनी अमीर दोस्त से हर समय कंपैरिजन करती हो? हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। अगर फिर भी तुम्हें घूमना है तो शाम को मैं घर जल्दी आ जाऊंगा, फिर हम साथ मूवी देखने चलेंगे। मुझे नहीं देखनी तुम्हारे साथ मूवी, खुद ही चले जाना। वो फिर से अपने पति से नाराज होकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन अमीर सास उनके घर आती है। अरे ओ सुमित्रा बहन, काजल बिटिया कहाँ है? उसकी कोई दोस्त है जो कि फैशन डिजाइनर है, उसे कहो ना जरा मेरी बेटी के लिए सूट बना दे। आशा बहन, अभी तो वो घर में है नहीं, शाम को आएगी तो मैं उससे कह दूंगी। ध्यान से कह देना ठीक है, मुझे उसकी सिलाई बहुत पसंद है। उसके बाद वो सिलाई का कपड़ा वहीं छोड़ के चली जाती है। शाम को जब काजल ड्रेस सिल के घर आती है तो, भाभी आप तो जानती हैं मेरी दोस्त फैशन डिजाइनर है, मैं उसी से सिलाई सीख रही हूँ। देखो मैंने आपके लिए अनारकली सूट सिला, एक बार पहन के बताओ कैसा बना है। मुझे नहीं पहना तुम्हारे हाथों का बना कपड़ा। कोई बात नहीं बेटा, अगर तेरी भाभी नहीं पहनना चाहती तो इसे तू ही पहन ले। अपनी भाभी की बात काजल को बहुत बुरी लगती है, पर कुछ नहीं कहती है। फिर थोड़ी देर बाद अपनी सहेली अपनी ननद को लेकर वहाँ पर आती है और उसकी ड्रेस की काफी तारीफ करती है। वाह काजल, ये ड्रेस तुमने बनाई है, कितनी प्यारी लग रही है। भाभी मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि काजल बहुत अच्छे कपड़े बनाती है, इसीलिए तो मैं अपने सारे कपड़े काजल को ही देती हूँ सिलने के लिए। दोनों अमीर ननद भाभी काजल की ड्रेस की काफी तारीफ करते हैं। अब ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं
और एक दिन गरीब सहेली अपनी अमीर सहेली के घर पर उससे मिलने जाती है। दिव्या, मैं तो बहुत खुश हूँ। अगले हफ्ते हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी और मेरे ससुराल वालों ने इसकी पूरी तैयारी भी कर ली है। कैसे न करते तैयारी? तुम्हें पता है दिव्या, मैंने तो सोच लिया है हम अपने घर में ही छोटी सी पार्टी रखेंगे और सिमरन को इतनी प्यारी ड्रेस परचेज करवाएंगे कि बस उस दिन सबकी नजरें दिव्या पर ही टिकी रहेंगी। वैसे तुम्हारी भी तो एक हफ्ते बाद एनिवर्सरी आ रही है, तो दिवाकर ने क्या प्लान किया है तुम्हारे लिए? उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं है, पर मुझे यकीन है मेरे ससुराल वालों ने भी बहुत अच्छा प्लान किया होगा। और सरप्राइज बता दिया जाए तो वो सरप्राइज कैसा। उसके बाद वो घर आकर अपनी सास से लड़ने लगती है। हम दोनों की शादी साथ में हुई थी, अगले हफ्ते मेरी भी एनिवर्सरी है, पर इस घर में तो किसी को याद ही नहीं। मेरी अमीर दोस्त के घर वाले, उन्होंने सब कुछ प्लान कर लिया और आज वो मेरी दोस्त को बड़े बड़े शोरूम और मॉल लेकर जाने वाले, उसे उसकी पसंद की ड्रेस दिलवाने। और आप लोग हैं कि कुछ सोच भी नहीं रहे। अपनी सास और ननद को काफी कुछ सुनाकर वो चली जाती है, जिसके बाद सुमित्रा अपनी बेटी को बाजार लेकर जाती है और वहाँ से कुछ कपड़ा और लेस लेकर आती है। काजल, हम इतने अमीर नहीं कि तेरी भाभी को मॉल के कपड़े दिलवा सके। तेरी दोस्त डिजाइनर है तो उसी से कुछ डिजाइन कपड़े बनवा लेना। उसके बाद काजल अपनी डिजाइनर सहेली के घर जाती है और अपनी भाभी के लिए वहीं पर ड्रेस बनाने लगती है। अब देखते ही देखते एनिवर्सरी का दिन होता है, जहां गरीब पति अपने घर को सजाता है और बाजार से कुछ खाने पीने का सामान और केक लेकर आता है, तो वहीं दूसरी तरफ अमीर बहू के घर को बहुत अच्छे से सजाया जाता है। महंगे वेटर आते हैं, कई मेहमान आते हैं, बड़ा केक होता है और उसके बाद अमीर बहू एक सुंदर का गाउन पहनकर आती है, तो सभी मेहमान उसकी बहुत तारीफ करते हैं। बहू, तुम इस ड्रेस में किसी परी से कम नहीं लग रही। परी तो लगेंगी ही मेरी भाभी, आखिर मेरी पसंद की जो ड्रेस पहनी है इन्होंने। अब ऐसे कहाँ से ली तुमने ये ड्रेस? सोच रही हूँ कि मैं अपनी बेटी के बर्थडे पर उसे भी कुछ ऐसा ही ड्रेस गिफ्ट करूँ। इसके लिए तो आपको माँ जी से और करिश्मा से ही बात करनी होगी। अच्छा करिश्मा, आज दिव्या की शादी की सालगिरह है, मैं उसे सालगिरह विश करके आती हूँ, जब तक तुम यहाँ पार्टी संभाल लेना। मार्केट से 100 रुपए का कपड़ा लाकर आपने काजल की दोस्त से मेरे लिए गाउन बनवा लिया। इसे आप डिजाइनर कपड़ा बोलती हैं? मुझे नहीं पहना ये घटिया सा कपड़ा और ना ही मुझे आप लोगों का ये सरप्राइज पसंद आया। दिव्या, सरप्राइज तो सरप्राइज होता है, तू ऐसा क्यों बोल रही है? और क्या खराबी है इस ड्रेस में? तुम्हारी ये गाउन मेरे गाउन से भी ज्यादा सुंदर है। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी ससुराल वाली तुम्हें इतना प्यारा ड्रेस देंगे तो मैं काजल को ही बोलती मेरी सालगिरह की ड्रेस बनाने के लिए। तुम यहाँ सालगिरह पर मेरी गरीबी का मजाक बनाने आई हो? अगर तुम्हें मेरी ड्रेस इतनी ही पसंद है तो खुद क्यों नहीं पहन लेती? ये तुम्हारा गिफ्ट है, मैं कैसे पहन सकती हूँ? पर हाँ, तुम एक बार इस ड्रेस को पहनकर मेरे साथ बाहर चलो। अगर लोगों को मेरी ड्रेस से ज्यादा तुम्हारी ड्रेस पसंद आई ना, तो मैं अपनी ड्रेस तुमसे एक्सचेंज कर लूंगी। उसके बाद गरीब सहेली वो ड्रेस पहनकर आती है और जब वो ड्रेस पहनकर बाहर आती है तो सबकी नजर उस पर ही टिक्की होती है। बहू, तू ये मत सोचना कि हम तेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं, पर तू इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही है। कोई कह नहीं सकता कि तुम मिडिल क्लास फैमिली से है। आंटी जी, रहने दीजिए, हमारी बातों पर इसे विश्वास नहीं होगा, हम बाहर चलते हैं। उसके बाद अमीर सहेली गरीब सहेली को बाहर लेकर आती है, तो कुछ मोहल्ले की औरतें और उनके घर पर आए मेहमान जब उसे देखते हैं तो उनकी नजर गरीब बहू की टिक जाती है। वो बहुत सुंदर लग रही थी। अरे बहू, तुम इतनी अमीर हो, हमें कभी बताया नहीं। बताओ, सिमरन बहू इतनी अमीर है फिर भी उसकी ड्रेस तुम्हारी ड्रेस के सामने फीकी पड़ गई है। मैं तो सिमरन से पूछ ही रही थी कि उसने कौन से शोरूम से ड्रेस लिया, पर मेरी नजर तो तुम्हारे गाउन पर ही टिक गई। आप लोगों को सच में मेरी ड्रेस इतनी ज्यादा पसंद आ रही है? वैसे ये ड्रेस मेरी सास और नंद ने मुझे गिफ्ट किया है। माँ जी, माफ करना, मैंने आपके प्यार की कदर नहीं की। काजल, तुमने अपनी दोस्त के साथ मिलकर इतनी मेहनत करी और मेरे लिए ड्रेस बनाई, फिर भी मैंने तुम्हारी ड्रेस की इंसल्ट की। दिवाकर जी, आप सही कहते थे, जरूरी नहीं कि हम अमीर होकर भी कुछ अच्छा कर सके। सिमरन, थैंक यू मेरी आँख खोलने के लिए। बहू, आज तुम दोनों की ही सालगिरह है, ऐसे अच्छे मौके पर दुखी होने से अच्छा है कि साथ में सेलिब्रेट करें। उसके बाद सभी लोग मिलकर एक साथ अपनी एनिवर्सरी मनाते हैं। किशनपुर नाम के गांव में रोशनी नाम की एक लड़की थी। उसको शहर के एक अमीर मॉडर्न लड़के से प्यार हो गया था। वो दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते थे और छुप छुप के मिला करते थे। रोशनी
बहुत शर्मीली लड़की थी। हाय दैया, छोड़ो ना मेरा हाथ। कितनी बार कहा है मैंने आपसे कि ऐसे शादी से पहले हाथ पकड़ना अच्छी बात नहीं है। अरे जाने मन, हाथ ही तो पकड़ा है, कौन सा तुम्हें गले से लगा लिया। अब इतना तो हक बनता है मेरा। हक तो आपका तब होगा जब आप मुझे अपनी दुल्हनिया बनाकर अपने घर ले जाएंगे। बस इतनी सी बात। मेरा तो मन करता है कि मैं तुम्हें अभी अपनी वाइफ बनाकर अपने घर ले जाऊं। रोशनी शादी के लिए हाँ कर देती, जिसके बाद वो दोनों जरा भी देर नहीं करते और मंदिर में जाके शादी कर लेते आप हैं। मेरे पति परमेश्वर हैं और मैं आपकी अर्धांगिनी। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। रोशनी, ये तुम क्या कर रही हो? हमारे घर में ये सब नहीं होता है। तुम मेरी वाइफ हो, हम दोनों एक दूसरे के लिए एक बराबर हैं। चलो अब हम घर चलते हैं। रोशनी अब शादी करके अपने पति के महल जैसे घर जाती है तो काफी हैरान हो जाती है और कहती हैं, अर्जुन जी, आप मुझे कहाँ ले आए? ये किसका महल है? ये किसी का महल नहीं बल्कि हमारा घर है। मैं अपने परिवार के साथ यहीं पर रहता हूँ। अब वो उसका हाथ पकड़कर घर के अंदर ले जाता है तो रोशनी घर अंदर जाते ही चौंक जाती है। वहाँ छोटे छोटे कपड़े पहने उसकी सास एक्सरसाइज कर रही थी तो दूसरी शॉर्ट पैंट पहने उसके ससुर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। मॉम डैड, इससे मिलिए, ये रोशनी। मैंने आपको बताया था ना, आज हम दोनों ने शादी कर ली। That's great बेटा। रोशनी, अब तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो। किसी भी चीज की परेशानी हो तो बताने में झिझकना नहीं। अर्जुन, रोशनी को कमरे में ले जाओ, मैं अपनी एक्सरसाइज खत्म कर लेती हूँ। रोशनी ये सब देखकर सदमे में चली जाती है। उसे समझ नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। ये राम, अर्जुन जी, ये नीचे बुढ़ी औरत छोटे छोटे कपड़ों में कौन थी? और वो बूढ़ा कौन था जो कच्चा पहन के बैठा हुआ था? अरे हमारे गांव में तो 4 साल के बच्चे भी इससे ढके ढके कपड़े पहनते हैं, लेकिन इन बुढ़ा बुढ़ी को तो देखो, जरा भी लाज शर्म नहीं है क्या? इन्होंने बिल्कुल ही ठरकपन फैला रखा है। रोशनी, वो मेरे मम्मी पापा हैं और ये सब यहाँ नॉर्मल है। यहाँ पर तुम्हारे गांव की तरह औरतें 52 गज का घूंघट करके नहीं घूमती। यहाँ पर सब अपनी मर्जी और स्टाइल के साथ जिंदगी जीते हैं। तुम अभी यहाँ नई आई हो ना, तो तुम्हें थोड़ा टाइम लग जाएगा इन चीजों को समझने में। रोशनी को अपने नए मॉडर्न ससुराल में आए कुछ ही दिन बीते थे और उसने गांव में आज से पहले ऐसे किसी को भी नहीं देखा था, तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो अपने ससुराल वालों को गलत समझ रही थी। अर्जुन की फैमिली काफी मॉडर्न ख्यालों की थी, इसलिए वो खुले विचारों से रहते थे। ऐसे ही एक दिन चांदनी, कैसी हो तुम? पता है पूरे 2 साल बाद मिल रहा हूँ तुमसे। तुम किटी पार्टी में क्यों नहीं आ रही? तुमसे मिलने के लिए स्पेशली आज मैं इस लेडीज की किटी पार्टी के लिए घर पर रुका था। क्या बताऊं सुरेश डार्लिंग, तुम तो जानते हो कि मेरा बिजनेस कैसा है। कभी इस शहर तो कभी दूसरे शहर। आज भी बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल कर आई हूँ। रोशनी का ससुर अपनी पत्नी की किट्टी पार्टी में आई हुई उसकी सहेलियों से मिल रहा था। ये सब देख रोशनी, हे राम, कितने ठरकी ससुर है मेरे, इन्हें शर्म नहीं आती ऐसी औरतों से बात करते हुए। अरे जरा देखो तो कैसे ससुर जी ने इस औरत का हाथ पकड़ा है और इस औरत को अभी जरा भी लाज शर्म नहीं आ रही। अरे इसका क्या ही शर्म आएगी जब मेरी ठरकी सास ही दांत फाड़ फाड़ कर हंस रही है। मुझ जैसी सीधी सादी लड़की को ये कैसे ठरकी ससुराल मिल गया। रोशनी अब अपने ससुर और सास को ठरकी समझने लगी थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद 2 पैग मार और भूल जा, 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 भूल जा भूल जा भूल जा। रोशनी की जेठानी अब अपने कमरे में अपनी मॉडर्न सहेलियों के साथ मिलकर ड्रिंक करते हुए डांस कर रही होती है। तभी रोशनी इन सब से परेशान होकर उसके कमरे में आती है तो उनको ड्रिंक करते हुए देख, जेठानी जी आप क्या कर रही हैं? अरे ठरकी पने की भी हद होती है, नाच गाना कम था क्या जो आप सरेआम घर में दारू पी रही हैं? जरा माँ जी पिताजी के बारे में तो सोचिए, वो लोग क्या कहते होंगे। माना वो भी ठरकी है लेकिन आपकी तरह घर में दारू तो नहीं पीते। रोशनी माई डार्लिंग, ये दारू नहीं है बल्कि इसे शॉट कहते हैं और ये तो आजकल हर कोई पीता है। ये सब छोड़ो ना, आखिरकार कब तक शर्माती रहोगी? आओ हमारे साथ लगा लो। भगवान, यहाँ तो हर कोई ठरकी है, अब कहाँ जाऊँ मैं? अब रोशनी अपनी जेठानी को समझाकर थक कर वहाँ से चली जाती है और जब अपने कमरे जाती है तो देखती है, अरे हाँ बाबा, मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन तुम निकलो तो। मैं भी अब रेडी हो जाता हूँ वरना लेट हो जाऊंगा।
भगवान, अरे मेरे ससुराल वाले ठरकी कम थे क्या जो मेरा पति भी ठरकी निकला। अगर तुम्हें किसी और से ही प्यार था तो मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की। हाय मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे रोशनी, क्या बकवास कर रही हो? वो मेरी बस फ्रेंड है। मैं तो बस उसे उसके घर से पिक करने की बात कर रहा था। बात कोई भी हो, लेकिन आप ऐसे कैसे किसी लड़की से बात कर सकते हैं? मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। अब रोशनी रोते रोते अपने कमरे से बाहर निकल जाती है तो ऐसे देख उसके सास ससुर उसे काफी समझाते हैं, पर वो उनकी कोई बात नहीं समझती और उनको गलत समझती है। चलो अपना ख्याल रखना, अब मैं भी निकलता हूँ। शाम को कैफे में मिलेंगे। आज हम मूवी भी देखने जाएंगे। मेरा कब से मूवी देखने का मन कर रहा है कपिल। ठीक है बाबा, मूवी भी देखने जाएंगे शाम को 4 बजे। रेडी रहना, मैं आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। रोशनी की ननद अपने मंगेतर को घर में ले आती है, जिसे देख रोशनी अपनी ननद से कहती है, अर्पिता, ये लड़का कौन था और तुम इसके साथ बाइक पर कैसे चिपक कर बैठी हुई थी? तुम्हें क्या अपने घर की इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है? अरे मैं भी बोल किसे रही हूँ, मेरा तो पूरा ससुराल ही ठरकपन से भरा हुआ है। एक से एक लड़की है मेरे ससुराल में, न बड़ों को शर्म है और न ही छोटों को शर्म है। मेरा पति भी ठरकी ही निकला। रोशनी की ऐसी ऐसी बातें सुनकर उसके सास ससुर गुस्से में आ जाते हैं और वो गुस्से से उससे कहते हैं, बस कर रोशनी बहू, बस कर। आज तक हम तुझे प्यार से समझाते आए थे, ये सोचकर कि तू गांव की है इसलिए तुझे शहर के चाल चलन रहन सहन के बारे में नहीं पता। तूने जितनी बार भी हमें ठरकी बोला, हमने तुझे कुछ नहीं कहा, ये सोचकर कि तुझे इन सब चीजों को समझने में जानने में वक्त लगेगा। समय बीतने के साथ साथ तू हमें समझेगी, लेकिन तू हमें समझने की बजाय हमें ही ठरकीपन के ताने देती रहती है। भाभी, आप जिस लड़के की बात कर रही थी ना, वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरा मंगेतर है। कुछ महीनों में मेरी और कपिल की शादी होने वाली है। क्या बुराई है अगर मैं शादी से पहले अपने होने वाले पति के साथ घूमती फिरती हूँ तो? बहुत जरूरी नहीं, जो छोटे कपड़े पहनता है, रात भर बाहर घूमता है, तो वो इंसान ठरकी ही हो। कभी कभी ढके कपड़े पहनने वाले भी हद से ज्यादा ठरकी निकलते हैं। हमने हमेशा कोशिश की कि तुझे हमारे इस शहरी रहन सहन से कभी कोई तकलीफ ना हो, लेकिन तुमने तो हमें तकलीफ देने में जरा भी कसर नहीं छोड़ी। शहर में रहने और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी मैंने एक गांव की लड़की से प्यार किया, ये सोच कर कि वो मेरे परिवार का ख्याल रखेगी, उसके चेहरे पर कभी उदासी नहीं आने देगी। लेकिन तुमने तो आज सच में मेरे घर वालों का दिल दुखा दिया और साथ में मेरा भी। अपने पति की ऐसी बात सुनकर रोशनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो समझ जाती है कि जिनको वो ठरकी समझ रही थी वो उनका शहरी रहन सहन था। ये समझकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। गांव से हूँ, हमेशा शर्म के घूंघट के साथ रही, इसलिए कभी इन चीजों के बारे में जाना ही नहीं। मैंने अपने ससुराल वालों को ठरकी बोलकर कितना बड़ा पाप किया। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। रोशनी, गलती इंसान से ही होती है। धीरे धीरे तुम सारी चीजों को समझने लगोगी। हम तुम्हारे साथ हैं।